स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो डुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और डुअलियरियन फैमिली के मेंबर बने और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी और देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। In Utah tonight, authorities are considering shutting down a popular destination for adventurers. It's a cave which has now been declared a public hazard after a young father died inside. 24 नवंबर 2009 जॉन जोन्स एक 26 साल का मेडिकल स्टूडेंट और एक बहुत ही अच्छा फैमिली मैन छुट्टियों में वापस घर आया था यूएसए के स्टेट यूटाह में अपने प्रेग्नेंट वाइफ एमिली जोन्स और अपनी छोटी बेटी के पास। जॉन के वापस आने के बाद उसने और उसके फैमिली और फ्रेंड्स के 10 ग्रुप मेंबर्स ने ट्रिप प्लान की नटी पट्टी केव सिस्टम को विजिट करने के लिए। नटी पट्टी केव्स एक बिगनर्स केव थी जो जॉन के घर सॉल्ट लेक सिटी के पास ही मौजूद थी, पर जॉन और उसके फैमिली और फ्रेंड्स को नहीं मालूम था कि ये ट्रिप उनके लिए एक नाइटमेयर बनने वाली थी, जिसके परिणाम नटी पट्टी केव्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक फेयर वार्निंग, ये वीडियो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोगों के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है, सो कंटिन्यू ऑन योर ओन रिस्क। एक और बात कि इस वीडियो के लिए मैं नटी पट्टी केव्स बार बार बोलूंगा, जो एक पॉइंट पर आप व्यूअर्स के लिए इरिटेटिंग हो सकता है, क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो गया था इस नाम को बार बार सुन के। सो हम इस पूरे वीडियो के लिए नटी पट्टी केव्स को दी एन केव करके एड्रेस करेंगे। सो दी एन केव को सबसे पहली बार एक्सप्लोर किया गया था 1960s में। यह एन केव फेमस थी अपने बहुत ही पतले और स्लिपरी टेढ़े मेढ़े रास्तों के लिए। इस केव के अंदर जाने के लिए बस एक 30 इंच चौड़ी राउंड ओपनिंग थी और उस वक्त ये बहुत ही पॉपुलर केव थी, जिसे विजिट करने सालाना 20 से 25 हजार लोग आते थे। पर 1999 से लेकर 2004 तक कुछ हाई प्रोफाइल रेस्क्यू मिशंस ने इस केव के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इंसिडेंट्स जैसे कि जो लोग इस केव के अंदर जाते थे वो इस केव के पतले रास्तों में फंस जाते थे, जहाँ एक 23 साल का लड़का करीब 7 घंटे तक इस केव के पतले रास्ते में फंसा रहा, बस कुछ ही मीटर्स दूर उस जगह से जहाँ हमारे इस वीडियो का मेन विक्टिम जॉन जोन्स आगे फंसने वाला था। और ऐसे ही एक और इंसिडेंट में एक टीनेज लड़का इस केव में उल्टा होके पूरी रात फंसा रहा, जहाँ इवेंचुअली उसको बाद में रेस्क्यू किया गया। ऐसे ही कुछ हाई प्रोफाइल रेस्क्यू मिशंस की वजह से मई 2006 को दी एन केव को बंद करने का ऑर्डर दिया गया लोकल पब्लिक के लिए। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों तक लोकल पब्लिक और यूएसए के स्पेलंकर्स, यानी वो लोग जो ऐसे केव्स को एक्सप्लोर और स्टडी करना अपनी हॉबी मानते हैं, प्रोटेस्ट करते रहे कि ये उनके लिए अनफेयर है और शायद लोकल पब्लिक को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए खुद की ऐसे केव्स को विजिट करते वक्त। पर अथॉरिटीज का ये मानना था कि ये एन केव बस एक टाइम बॉम्ब केव है जो किसी भी वक्त एक मासूम सिविलियन की जान ले सकती है। पर फिर भी यूएसए के सो कॉल्ड स्पेलंकर्स नहीं मान रहे थे और इनफैक्ट अब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपना शुरू हो चुके थे, जिसमें एक लोकल सिटीजन ने लिखा था कि हम फ्रस्ट्रेटेड है कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर रही है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। दी एन केव एक बहुत ही सुंदर केव है एक्सप्लोर करने के लिए और मेरे दोनों बेटे एन केव को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद करते हैं। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करती हूँ कि गवर्नमेंट दी एन केव में चोटिल हुए या मारे गए विक्टिम्स की लिस्ट लोकल पब्लिक के लिए अवेलेबल करे, क्योंकि मैंने आज तक किसी सीरियस इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना। गवर्नमेंट को इनफैक्ट एक वार्निंग साइन लगाना चाहिए एन केव के बाहर, जो लोगों को आगाह करे इस केव को एक्सप्लोर करने के रिस्क के बारे में। और गवर्नमेंट ये फैसला हम पे छोड़ दे कि हम अमेरिकन्स के लिए क्या सही और क्या गलत है। पर फिर भी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फाइनली द एन केव को सितंबर 2007 में बंद कर दिया गया और एक मैनेजमेंट वॉलंटियर टीम को अपॉइंट किया गया, जो इंश्योर करती दी एन केव पूरी तरह लोकल पब्लिक के लिए इनएक्सेसिबल रहे। पर फिर मार्च 2009 को एक नए केव मैनेजमेंट प्लान को पास किया गया और लोकल पब्लिक के लिए दी एन केव फिर से रीओपन की गई। पर इस बार एक प्रोसेस को शुरू किया गया जहां लोकल पब्लिक और स्पेलंकर्स को 21 दिन पहले एक परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता दी एन केव को विजिट करने से पहले, जहां उन्हें कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना पड़ता, जैसे कि विजिटर्स 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, विजिटर्स में कोई एक विजिटर एक्सपीरियंस केवमैन होना चाहिए
और इसी मेजर्स के चलते 26 साल के जॉन जोन्स और 23 साल के छोटे भाई जॉश जोन्स ने दी एन केव को विजिट करने का प्लान बनाया अपने 9 फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ। 24 नवंबर 2009 करीब शाम के 8 बजे जॉन और उसकी टीम एन केव को विजिट करने पहुंची। हालांकि ये दोनों भाइयों की पहली विजिट थी दी एन केव को एक्सप्लोर करने के लिए, पर फिर भी दोनों भाई बहुत ही कॉन्फिडेंट थे क्योंकि दोनों भाई अपने बचपन में ऐसे कई केव्स एक्सप्लोर कर चुके थे। और इनफैक्ट जॉन ने खुद एज अ चाइल्ड एक इम्पोर्टेंट हेल्पिंग रोल अदा किया था एक विक्टिम ग्रुप को बचाने के लिए, जो ऐसे ही केव एक्सप्लोरिंग के वक्त ऐसी ही एक केव में फंस चुके थे और जिन्हें दोनों भाइयों के पिता ने ढूंढा था। पर आज तक ये एक डिबेट का मुद्दा है कि क्या जॉन और उसका भाई वाकई में अपने पूरे ग्रुप के लिए एक एक्सपीरियंस्ड केव एक्सप्लोरर्स की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने भी केव एक्सप्लोरिंग में बहुत सालों के गैप के बाद इस ट्रिप को प्लान किया था। पर इस सब के बावजूद जॉन और उसकी टीम इस केव को एक्सप्लोर करने पहुंची और पहला 1 घंटा बहुत ही अच्छे से गुजरा और पूरा ग्रुप दी एन केव को एक्सप्लोर करते करते केव के सबसे बड़े हिस्से में पहुंचा, जिसका नाम था दी बिग स्लाइड। यहाँ पहुंचने के बाद जॉन, उसके भाई और उसके कुछ फ्रेंड्स के बीच एक चैलेंज शुरू हुआ। चैलेंज था कि जॉन को इस केव के दूसरी साइड में एंट्री लेनी थी, इस केव के उस हिस्से से जिसे पार करना खतरे से खाली नहीं था। इस कैनल का नाम था दी बर्थ कैनल। केव का ये पार्ट एक्चुअली इतना टाइट और छोटा था कि बहुत ही कम लोग इसको एक्सेस कर सकते थे और इस कैनल को पार करने के बाद एक छोटा सा ओपन एरिया शुरू होता था जिससे केव का बाकी का पार्ट एक्सेस हो सकता था। कई केव एक्सप्लोरर्स पहले भी इस बर्थ कैनल में फंस चुके थे, पर जॉन फिजिकली फिट और लीन लड़का था, इसलिए उसको इस कैनल में फंसने की कोई चिंता नहीं थी। इसी के चलते जॉन ने इस बर्थ कैनल में एंट्री ली अपने पेट के बल सोकर आगे की ओर रेंगते हुए, और जॉन का भाई उसके पीछे पीछे आ रहा था। दोनों भाइयों ने इस कैनल में एंट्री तो ले ली थी, पर दोनों को भी अंदाजा नहीं था कि ये बर्थ कैनल की एंट्री नहीं थी। जॉन ने केव में आते वक्त एक गलत रास्ता पकड़ लिया था और इस जगह का नाम था दी कॉर्कस्क्रू, जहां जॉन अभी मौजूद था। ये रास्ता एक्चुअली कहीं भी ओपन नहीं होता था। ये एक टाइट और छोटा एरिया था जहां जॉन जैसा हेल्दी आदमी तो बिल्कुल फिट नहीं हो सकता था। सो बेसिकली ये एक डेड एंड था। पर जॉन अभी भी आगे बढ़ रहा था, इस होप में कि उसको कुछ ही वक्त में वो ओपन एरिया मिल जाएगा। और जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था, ये रास्ता और छोटा और पतला हो रहा था। एक ऐसा पॉइंट भी आया जब जॉन उस जगह से पीछे मुड़ भी नहीं पा रहा था, और उसी वक्त जॉन को एक ओपनिंग दिखी जो उसे लग रहा था कि ओपनिंग रूम था। सो इसलिए वो आगे बढ़ता रहा, पर यही वो पॉइंट था जहाँ से जॉन के लिए सिचुएशन और खराब होने वाली थी, क्योंकि जॉन एक 10 बाय 8 इंच के छोटी सी जगह में सीधा सिर के बल गिरने वाला था। जॉन उस एंट्री तक पहुंचा और जैसे ही उसने खुद को इस एंट्री के दूसरे साइड पुश किया, वो सीधा इस गैप में सिर के बल गिरा, जहाँ उसका एक हाथ उसके चेस्ट पे था और दूसरा हाथ फोर्सफुली उसके कमर के पीछे फंस चुका था। जॉन अब इतनी छोटी सी गैप में फंस चुका था कि सांस लेने के लिए उसके चेस्ट को फूलने तक की भी जगह नहीं थी। जॉन ने फिर अपने भाई को पुकारना शुरू किया, और जब जॉश ने उसके भाई को फंसा हुआ देखा तो एक स्प्लिट सेकेंड के लिए वो सोचने लगा कि ये बहुत ही सिली स्टोरी होगी बाद में बताने के लिए। पर जैसे जैसे जॉश ने जॉन की सिचुएशन को एग्जामिन करना शुरू किया, उसका दिमाग सुन पड़ने लगा। जॉश ने फिर कई बार अपने भाई को उस गैप से निकालने की कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया, बल्कि जॉन की सिचुएशन और खराब हो गई, क्योंकि जॉश ने जब जॉन को पीछे खींचा तब जॉश को रियलाइज हुआ कि वो जॉन को ऐसे और पीछे खींच नहीं पा रहा था, इसलिए उसने जॉन को छोड़ दिया, जिसकी वजह से जॉन उस गैप में और अंदर चला गया। इस पॉइंट पर दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि उनको किसी और की हेल्प चाहिए थी जॉन को बाहर निकालने में। जॉश ने तुरंत बाकी ग्रुप मेंबर्स को इस सिचुएशन के बारे में आगाह किया। उसने अपने एक फ्रेंड को जॉन के पास रुकाया और वो केव के बाहर भागा मदद लाने के लिए। बाहर आने के बाद उसने 911 को कॉल किया, और क्योंकि रेस्क्यू टीम आ ही रही थी, वो फिर से अपने भाई के पास पहुंचा, जहां जॉन अभी भी उस गैप में बुरी तरह फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम को 3 घंटे लगे दी एन केव तक पहुंचने के लिए। 12:30 AM को जैसे ही रेस्क्यूअर्स की पहली मेंबर सूजी मोटोला ने अपने रेस्क्यू पेजर पे मैसेज देखा, वो तुरंत जॉन और जॉस के पास पहुंची, जहां पहुंचने के बाद और सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद सूजी को कंफर्म था कि ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। पर फिर भी सूजी ने बड़े ही शांति से
से सीन को एनालाइज किया और जॉन को ग्रीट किया, जहाँ जॉन ने जवाब दिया, हाय सूजी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। सूजी ने जवाब में जॉन को दिलासा दिया कि वो जल्द ही इस गैप से बाहर निकलेगा। फिर सूजी ने अपनी तरफ से हर वो तरकीब अपनाए जिससे जॉन को बाहर निकाला जा सकता था, जहाँ उसने जॉन की जीन्स के कुछ पार्ट को कट किया था ताकि जॉन को निकलने के लिए कुछ जगह बने। पर 2 घंटे तक सारे पैतरे आजमाने के बाद सूजी थक चुकी थी और इसलिए वो केव के बाहर आ गई, जहाँ अब इस पॉइंट पे जॉन की बीवी, उसकी छोटी बेटी और 30 और रेस्क्यूअर्स दी एंड केव पर आ चुके थे। सारे रेस्क्यूअर्स टेंशन में थे पर कामली एक के बाद एक तरकीब सोच रहे थे जिससे जॉन को वो उस गैप से बाहर निकाल पाते, जैसे कि जॉन के पैरों को तोड़कर या जॉन की साइड्स की वॉल को ऑयल से लुब्रिकेट करके। इवेंचुअली एक प्लान बनाया गया जहां जॉन को पुल्ली और रोप्स की मदद से बाहर खींचा जाता, उसके पैरों को बांध के, और पुल्ली को ड्रिल करके जॉन की साइड्स की वॉल को भी थोड़ा ड्रिल किया जाता जिससे जॉन के लिए और स्पेस बन सके। और इसी प्लान के साथ रेस्क्यूअर्स जॉन के पास सारे इक्विपमेंट्स लेके पहुंचे, पर ये सब करने में भी दिक्कतें आ रही थी। एक तो ये रॉक इजीली ड्रिल नहीं हो रही थी और ड्रिल करने के बाद ड्रिलिंग से निकले छोटे पत्थर और धूल सीधा जॉन पे गिर रहे थे। ऊपर केव के एंट्री पर अब 100 से भी ज्यादा रेस्क्यूअर्स आ चुके थे, पर अभी भी चीजें बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि रेस्क्यू टूल्स का एक एक टूल जॉन तक 700 फीट नीचे भेजने के लिए 1 घंटे का वक्त लग रहा था। और ऊपर से एक ही रेस्क्यूअर या तो ऊपर आ सकता था या नीचे जा सकता था केव के पतले रास्तों की वजह से। हालात और खराब तब हुए जब रेस्क्यूअर्स ने जॉन की हालत ऑन साइट ट्रॉमा सर्जन डग मर्डॉक को बताई कि जॉन सर के बल उल्टा फंसा हुआ है, और डग ने रेस्क्यू टीम को आगाह किया कि जॉन के पास शायद बस अब 10 घंटे और है उस गैप से बाहर निकलने के लिए, नहीं तो उसके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे। हमारा शरीर सीधा रहकर ही ऑपरेशनल रह सकता है, ज्यादा देर उल्टा रहने से हार्ट प्रेशर से ज्यादा खून पंप करेगा जो इवेंचुअली हमारे ब्रेन और लंग्स में भी एंटर कर सकता है। और ये चीज सूजी ने रेस्क्यू के पहले कुछ घंटों में ही नोटिस कर ली थी कि जॉन की बॉडी से कुछ अजीब आवाज आ रही थी, यानी जॉन के लंग्स में खून ऑलरेडी भरना शुरू हो गया था, जो इवेंचुअली जॉन को सांस लेने में तकलीफ देता और चांसेस थे कि जॉन को कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता था। फिर रेस्क्यू टीम ने अपना गोल शिफ्ट किया कि एटलीस्ट जॉन को उस गैप से थोड़ा बाहर खींचा जाता, जिससे कि जॉन के चेस्ट और लंग्स पे जो प्रेशर था वो कम किया जाता और जॉन को सांस लेने में तकलीफ ना होती। फिर रेस्क्यू टीम जल्द ही पहली रोप और पुली सिस्टम को अटैच करने में जुट गई, पर एक बार फिर से दिक्कतें आना शुरू हो गई। जॉन के पैरों को ज्यादा बेंड नहीं किया जा सकता था, ज्यादा फोर्स लगाते तो जॉन के पैर टूटने का खतरा था। जॉन अनफॉर्चुनेटली सबसे खराब सिचुएशन में फंसा हुआ था, पर फिर ट्राई करते करते रेस्क्यू टीम जॉन को थोड़ा ऊपर खींचने में कामयाब हुई, और उसी वक्त ये पुली सिस्टम टूटा और जॉन फिर से उस गैप में चला गया। इस पॉइंट पर जॉन शांत भी था और बीच बीच में पैनिक भी कर रहा था, इसीलिए रेस्क्यूअर्स ने एक वॉकी टॉकी जॉन को दिया जिससे कि वो ऊपर अपनी वाइफ और फैमिली के साथ बात कर पाता, जो उसे थोड़ा शांत रहने में मदद करते, और तब तक रेस्क्यूअर्स दूसरी पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल कर पाते। फाइनली दूसरा पुली इंस्टॉल किया गया और जॉन को फिर से ऊपर खींचने की प्रोसेस शुरू की गई, पर प्रॉब्लम्स का आना तय था। जॉन के लिए ये पुल्स बहुत ही पेनफुल थे, जिसकी वजह से रेस्क्यूअर्स को हर पुल के बाद रुकना पड़ रहा था। पर फिर एक होप दिखी क्योंकि थर्ड पुल पे जॉन को इतना ऊपर खींच लिया गया था कि वो अपने रेस्क्यूअर्स को देख सकता था, जिन्होंने बाद में बताया कि उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर धूल थी, पर बाकी वो ठीक दिख रहा था। जब रेस्क्यूअर्स ने जॉन से पूछा कि वो कैसा है, तब जॉन ने रिप्लाई में कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मैं इतने टाइम से उल्टा लटका हूँ और मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। रेस्क्यूअर्स ने देखा कि हालांकि जॉन कंप्लेन कर रहा था, पर फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी। इसके बाद रेस्क्यूअर्स ने जॉन को चौथी बार पुल किया, पर ये पुल एक डिजास्टर था। पुली सिस्टम एक बार फिर से फेल हो चुका था। पूरी टीम जो जॉन को खींच रही थी, पुली के टूटने से सारे लोग पीछे की ओर गिर पड़े, और जब सब ने अपने आप को संभाला तो उन्होंने जाना कि सबसे खराब चीज जो हो सकती थी वो हो चुकी थी। एक नट बोल्ट को पुली सिस्टम को फिक्स करने के लिए लगाया गया था, वो कुछ पत्थरों के साथ टूट के निकल चुका था, और उसकी वजह से टीम के लीड रेस्क्यूअर को बहुत बुरी तरह चोट आई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो गया था। पर
सबसे बुरी चीज ये हुई थी कि जॉन फिर से उस गैप में फंस चुका था, पर इस बार वो होश में नहीं था और पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव था। जल्दी मेडिकल असिस्टेंस के लिए लीड रेस्क्यूअर को ऊपर भेजा गया और सेकेंड लीड रेस्क्यूअर ने उसकी जगह ले ली। सेकेंड लीड रेस्क्यूअर ने चैन की सांस तब ली जब उसको पता चला कि जॉन बेहोश था पर अभी भी ठीक से सांस ले रहा था। इसलिए उसने जल्दी ट्राई किया कि वो जॉन के कमर को रोप से बांध सके और वो उसमें कामयाब भी रहा, पर इस प्रोसेस में वो खुद फंस चुका था। सो उसको बाहर निकालने के लिए बाकी रेस्क्यूअर्स ने मदद की और वही करते वक्त सेकेंड रेस्क्यूअर को भी बहुत सारी इंजुरीज हुई। सो उसको भी एक थर्ड रेस्क्यूअर ने रिप्लेस किया। थर्ड रेस्क्यूअर ने भी अपने आखिरी दम तक जॉन को बचाने को ट्राई किया, पर कुछ काम नहीं आ रहा था। उसने जॉन के सराउंडिंग की वॉल्स को ड्रिल किया और कई बार कोशिश की कि वो जॉन को उस गैप से बाहर निकाल पाए, पर सब कुछ धरा का धरा रह गया। इस पॉइंट तक सारे रेस्क्यूअर सब थक चुके थे। जॉन मुश्किल से सांस ले रहा था और वो अभी भी बेहोश था। जॉन को इवेंचुअली कार्डियक अरेस्ट हुआ और बदकिस्मती से रेस्क्यूअर्स भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। जॉन की वाइफ एमिली को जॉन के कंडीशन के बारे में बताया गया कि वो जिंदा तो है पर बेहोश है, पर एमिली को अभी भी यकीन था कि जॉन इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। सो उसने एक लास्ट अटेम्प्ट ट्राई किया जॉन से कांटेक्ट करने के लिए, जिसमें एमिली ने जॉन से कहा, मुझे पता है कि तुम काफी तकलीफ से जूझ रहे हो और अब बहुत वक्त भी हो चुका है, तुम थोड़ी देर आराम करो और एक बार फिर से ट्राई करो। इस पॉइंट पर रेस्क्यूअर्स को भी भनक लग गई थी कि जो नहीं होना था वो हो चुका है। इसलिए एक पैरामेडिक को नीचे भेजा गया जॉन की पल्स चेक करने के लिए, और उस पैरामेडिक ने जॉन की पैर की पल्स को चेक करके ये कंफर्म किया कि सबका डर अब सच हो चुका था। 25 नवंबर 2009 11:56 PM को रेस्क्यूअर्स ने जॉन एडवर्ड जोन्स को मृत घोषित किया अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के 28 घंटे बाद। जॉन की वाइफ एमिली ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका पति इतनी छोटी गलती की वजह से मर चुका है, और वो ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि जॉन की पैर से ली गई पल्स से जॉन को मृत माना जा रहा था। पर इवेंचुअली रेस्क्यूअर्स ने एमिली को शांत किया, उसको ये दिलासा देते हुए कि जॉन की बॉडी को वो किसी भी हाल में उस गैप से और उस केव से बाहर निकालेंगे। पर कुछ प्लान्स डिस्कस करने के बाद रेस्क्यूअर्स को पता चला कि ये करना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि जॉन जब जिंदा था तब उसको बाहर निकालना इतना मुश्किल था, और अब तो वो मर चुका था और कम्प्लीटली अनरिस्पॉन्सिव था। उनको पता चला कि अगर वो जॉन की बॉडी को उस गैप से फ्री भी कर दे, फिर भी जॉन की लाइफलेस बॉडी को उस केव से 700 फीट बाहर निकालना इम्पॉसिबल था, और वो ऐसा कर भी पाते तो जॉन की बॉडी केव के उन पतले रास्तों से नहीं निकलती, और निकलती तो भी शायद जॉन की बॉडी एक पीस में बाहर नहीं आ पाती। सो कुल मिला के ये प्लान भी जॉन की बॉडी और बाकी रेस्क्यूअर्स के लिए एक नाइटमेयर बन सकता था। सो इसलिए एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन था कि डेन केव की एंट्रेंस को कंक्रीट की मदद से हमेशा के लिए पूरी तरह सील किया जाता, जहां जॉन की बॉडी को उसी केव में उसी गैप में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता। जॉन की फैमिली ने एक मेटल प्लेक इंस्टॉल किया जॉन की याद में। जॉन की बॉडी या अब उसकी बॉडी के अवशेष आज भी डेन केव में मौजूद है, जो हमें एक शार्प वार्निंग देते हैं ऐसे केव्स को एक्सप्लोर करने के रिस्क के बारे में। पर मेरा पर्सनली सबसे बड़ा डर ये है कि अगर डेन केव को कंक्रीट से बंद करने के बाद और सब चले जाने के बाद अगर जॉन फिर से जिंदा हुआ होगा तो। Hello? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस इंसिडेंट के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और इंसिडेंट्स की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एक बूस्टर है मेरे लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। और जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।